गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 11, इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में चैप्टर पहला रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उस वीडियो के अंदर हमने कृषि रसायन विज्ञान है उसका महत्व और रासायनिक संयोग के नियम, और उसके अंतर्गत हमने एक नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसके अंदर रासायनिक संयोग के नियम हैं वो 4 हैं, ठीक है ना। उन 4 में हमने एक पढ़ लिया। तो पहले है रासायनिक संयोग के नियम, और उसमें हमने एक पढ़ लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात या संगठन का नियम, ठीक है। तो स्थिर अनुपात या संगठन का नियम है वो क्या चीज़ है, देखो नाम यहाँ पर क्या लिखा है, स्थिर यानी बराबर, न बदलने वाला। अनुपात अर्थात कोई पदार्थ होते हैं उसमें तत्व क्रिया करते हैं, तत्व भाग लेते हैं, उनका भारों का अनुपात है। संगठन है वो हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। तो ये नियम है, यह नियम प्राउट ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार अब ये नियम क्या कहता है कि यदि हम कोई शुद्ध पदार्थ होता है, कोई भी शुद्ध पदार्थ है, उस शुद्ध पदार्थ के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित है या जो पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, उन तत्वों का अनुपात या द्रव्यमान संगठन है, अनुपात या संगठन, वो सदैव बराबर रहता है, ठीक है ना। और चाहे उस पदार्थ को हम कोई सी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो भी उन तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहेगा। और पदार्थ क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो ये नियम क्या कह रहा है, किसी शुद्ध पदार्थ के नमूने में सभी तत्वों का संगठन या अनुपात सदैव समान या स्थिर रहता है। देखो पहली चीज क्या है, किसी शुद्ध पदार्थ के नमूने में उपस्थित सभी तत्वों का संगठन, यानी कौन कौन से तत्व कितनी कितनी संख्या है, या अनुपात सदैव समान या स्थिर रहता है, चाहे उस पदार्थ को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। समझ गए कि जैसे मान लो हम कोई एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, H2O क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना। जल को अगर हम देखें तो इसमें द्रव्यमान है, भार है, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या होती है 16।
ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें H2O, तो H के कितने, 2 परमाणु हैं, H के 2 परमाणु, और एक का भार कितना है, 1, तो 2 गुणा 1, और ऑक्सीजन है 1 ही है, 1 गुणा 16, तो 2 और 16, तो इनमें H और O का अनुपात क्या हुआ, ये हो गया 1:8। तो जल के अंदर देखो, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 1, तो 2 का हो गया 2, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 16, तो 1 ही है तो उसका हो गया 16, इनका अनुपात क्या हो गया, 2:16, सरल अनुपात क्या हो गया, 1:8। अब अगर आप यही जल, चाहे तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से बनाया है, या नदी से प्राप्त या शुद्ध जल होना चाहिए, चाहे बरसात का पानी है, झरने का है, कहीं किसी भी स्रोत से, किसी विधि से अगर आप जल बनाओगे या प्राप्त करोगे, तो उस जल के नमूने में, शुद्ध जल के नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका अनुपात है 1:8 ही रहेगा। यही क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखते हैं, अब और उदाहरण लेते हैं। ये जल के लिए आ गया, जैसे C तथा O, कार्बन तथा ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं, कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, अब देखो क्या रहेगा, मैं अब यहां बता रहा हूं, C + O2 = क्या बना, CO2। ठीक है, अब CO2 है, ये मान लीजिए कोक, कोयला होता है ना, उसका शुद्ध रूप कोक कहलाता है। कोयले को हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ये हो गया दहन, और इससे क्या प्राप्त हुई अपने को, CO2। तो इसमें C और O लिखें, CO2 में C का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, जो मैंने अभी बताया था। तो एक कार्बन है तो 12 आ गया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 2 है, एक का 16 होता है, तो ये हो गया 32। तो अब हम तो 4 के पारे से सरल कर लेते हैं, 3 और 8। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तत्वों का अनुपात 3:8 है, द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अगर हम CO2 हैं, ये तो कार्बन के या कोक के दहन से कर लिया, अगर हमने क्या किया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम चूना पत्थर। ठीक है ना, चूने पत्थर को हम देखा भट्टे के अंदर जैसे गर्म करते हैं, तो चूना पत्थर है, इसको यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म के लिए ये त्रिभुज जैसा चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं डेल्टा, इसका तात्पर्य होता है गर्म। आप ये लिख दो, चाहे डेल्टा का चिन्ह लगा दो, ठीक है ना, गर्म करते हैं। तो बनता क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कहते हैं चूना। वही कौन सा चूना, अगर शुद्ध रूप लिखें तो ये होता है बिना बुझा चूना।
प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये देखें कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में, इस कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन है। इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा? 3:8 ही रहेगा भाई। ये CO2 है, ये भी CO2 है। तो इस तरह से, और तो ये हमने गर्म करके बनाया तो भी यही अनुपात रहा। मैंने यहाँ पर लिखा ना, चाहे उस पदार्थ को किसी भी विधि, इससे बना लो, इससे बना लो, या किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, ठीक है ना, कैसे भी प्राप्त करो, उसके अंदर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है। अगर हमने ये ले लिया, रासायनिक अभिक्रिया करा दी CaCO3 और उसमें HCl से क्रिया करा दी, तो क्या बन गया? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, CO2, इसमें भी CO2, इसमें भी CO2। चाहे आप कोई सी विधि से CO2 को प्राप्त कर लो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है वो 3:8 ही रहेगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात या संगठन का नियम, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करेंगे तो सदैव CO2 ही बनेगी और कोई सी गैस नहीं बनेगी। अब अगर हम 12 से दुगुना कर लेते हैं, 24 है और 64 कर लिया तो भी CO2 बनेगी, ठीक है ना। क्यों? दुगुना कर लिया तो अनुपात बढ़ गया, भार बढ़ गया, तो लास्ट का अनुपात तो यही रहा ना, 3:8। इसका मतलब CO2 ही बनेगी। तो ये स्थिर अनुपात या संगठन का नियम कहलाता है, ठीक है। अब हम अगला नियम है तीसरा, वो पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अब तीसरा रासायनिक संयोग का नियम है, ठीक है, वो होता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। और ये नियम, यह नियम डाल्टन ने बताया था एवं बर्जिलियस ने प्रतिपादित किया था। अब इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो इनमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सरल या सरल गुणक में होता है, ठीक है। तो द्रव्यमानों के का अनुपात है वो क्या रहेगा, या तो रहेगा सरल या रहेगा उनका सरल गुणक रहेगा, ठीक है ना। तो उनमें जो अनुपात है वो सरल अनुपात होगा। तो द्रव्यमानों का अनुपात सरल या सरल गुणक में होता है।
क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व क्रिया करके क्या करते हैं, क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, भिन्न भिन्न यौगिक अर्थात एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, तो क्या होता है, इसमें एक जो तत्व रहेगा, कोई एक तत्व रहेगा, उसके निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करने वाले दूसरे जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों में अनुपात है, वो क्या रहेगा, एक सरल अनुपात रहेगा या सरल गुणक में रहेगा। जैसे C तथा O, देखो दो तत्व हैं, कौन से हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। C तथा O क्रिया करके दो पदार्थ कौन से बनाएंगे, एक तो बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बनाते हैं। देखो है क्या, जब दो पदार्थ तत्व हैं, कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्रिया करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बने। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगी। तो ये दोनों बन गए, तो इस क्रिया को हम कैसे लिखेंगे, C+O2 क्या बन गया, CO2, और C+O2 और CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये संतुलित कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि जो यौगिक है दो, इन यौगिकों में तत्वों का जो अनुपात है वो कैसे रहेगा। जैसे यौगिक आ गया CO2, यौगिक आ गया CO, ठीक है, और इसमें तत्व हैं, एक तो है C और एक है O। तो अब हम देखते हैं इसमें C का भार है, कार्बन का भार वो 12 और ऑक्सीजन का है 32, इसमें कार्बन का 12 और इसमें कितना है 16, क्यों, एक ही है, इसके अंदर ऑक्सीजन एक है तो 16 आ गया, इसमें ऑक्सीजन 2 है तो 32 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि एक तत्व हो गया कार्बन, और कार्बन से जो क्रिया करने वाला यौगिक कौन सा है, ऑक्सीजन। अब इनमें अनुपात देखें तो कार्बन का तो अनुपात क्या हो गया, कार्बन का अनुपात वो तो है निश्चित, ठीक है ना, और वो हो गया निश्चित। अब क्या होता है, इस तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाला कौन सा हो गया, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान, ठीक है ना, अनुपात निश्चित है या द्रव्यमान निश्चित कर लिख देते हैं हम, द्रव्यमान ये निश्चित है। 12 ग्राम से ऑक्सीजन क्रिया करती है और 12 ग्राम से ऑक्सीजन क्रिया करती है। अगर 12 ग्राम से ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो बनेगी CO2, और 16 ग्राम क्रिया करेगी तो बनेगी CO। तो देखो ये ऑक्सीजन है, इसका अनुपात या तो सरल रहेगा या सरल गुणक। तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया, CO2 और CO में O का अनुपात, O का ऑक्सीजन का अनुपात, इसमें तो ऑक्सीजन CO2 में तो है 32 ग्राम और इसमें 16 ग्राम। तो अब अगर इसको कहते 2 और 4 और ये आ गया 2:1, तो ये द्रव्यमान का अनुपात क्या रह गया, 2:1 या 1:2 कर लीजिए, CO और CO2 कर लीजिए, तो ये 1:2 या 2:1, ये एक सरल अनुपात है या सरल गुणक अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करके भिन्न भिन्न एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करने वाले, अगर हम इस नियम को और विस्तार से करना चाहें तो इसमें आगे और बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम देखो यहाँ पर है, इसकी परिभाषा में हम इसके आधार पर इसको और लंबा लिखना चाहें विस्तार से तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करें 2 से 2 या अधिक
पदार्थ या यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व कौन सा तत्व है? कार्बन है। किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले अन्य तत्व के द्रव्यमानों का सरल अनुपात होता है या उसका सरल गुणक होता है। इसको और विस्तार से लिख सकते हैं हम। तो निश्चित अनुपात द्रव्यमान किसका हो गया? कार्बन का हो गया। इसके 12 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन क्रिया करता है, 12 ग्राम से ही ऑक्सीजन क्रिया करता है। अगर 32 ग्राम किया और 16 ग्राम किया तो ऑक्सीजन के 32 और 16 ग्राम का जो अनुपात है 16:32 1:2, ये सरल अनुपात रहेगा। सरल अनुपात का मतलब यह है कि 1.5, 1.25, 1.08 ऐसा अनुपात नहीं होगा, केवल सरल अनुपात होगा या उसका गुणक होगा। 1:2, 1:3, 1:4, ऐसे नहीं 2:4, वो 1:2 हो गया। 1:2, 1 का गुणक 1, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 1:5, 1:6, 2:3, ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक सरल गुणक में उसका अनुपात रहेगा, ठीक है। और फिर हम अगले वीडियो के अंदर वो चौथा नियम है वो पढ़ेंगे, तुल्य अनुपात का नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।